हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। रीडमैन 2026 या थर्ड ग्रेड 2026 के लिए हमने मॉडल पेपर की सीरीज़ तैयार की है, जिसके लिए आपको रोजाना एक मॉडल पेपर देखना होगा और इसके द्वारा आप अपनी तैयारी को रख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो राजस्थान थर्ड ग्रेड 2026 के लिए मॉडल पेपर की सीरीज़ को आपको रोजाना देखना होगा और अब तैयारी को मजबूत करना होगा। जो कि अधिकतर प्रश्न इस सीरीज में लिए गए हैं, वो सभी प्रश्न अधिकतर जो पेपर में आए हुए हैं या आने की संभावना है वही लिए गए हैं। तो आप अपनी तैयारी के साथ लग जाइए और रोजाना मॉडल पेपर जरूर देखिए, चाहे से आप उसको 2 की स्पीड पर देखिए चाहे 1 की स्पीड पर। इससे आपका बार बार रिवीजन होगा और अधिक से अधिक सवालों को आप सरलता से सरल कर पाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं अपना आज का मॉडल पेपर। थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में स्थित है? थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में स्थित है? तो पहले का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी 62%। वैसे 62 नहीं है, 61.11% है। ठीक है, अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान के जिस जिले से लगती है वह कौन सा है? उदयपुर है, भीलवाड़ा है, झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ है। तो झालावाड़ जो है इसकी सीमा सर्वाधिक मध्य प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कौन से जिले आते हैं? आप सभी को पता होना चाहिए, आप इसमें ध्यान रख लेना। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार बांसवाड़ा आपने जो है उष्णकटिबंधीय स्थिति में आता है, बाकी सारे शीत कटिबंध में आते हैं। ठीक है, शीतोष्ण। अगला है राजस्थान का कौन सा भाग अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच का सक्रांति प्रदेश है? तो अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच क्या है? वो है दक्षिण पूर्वी पठार, जिसको हम कहते हैं हारोती का पठार। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। हरियाणा राज्य से राजस्थान के जिलों से लगने वाली सर्वाधिक एवं न्यूनतम सीमा वाले जिले हैं। मतलब सर्वाधिक सीमा हरियाणा से कौन सा जिला लगाता है? हनुमानगढ़। और न्यूनतम लगाता है जयपुर। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। जलवायु के आधार पर राजस्थान में कितनी ऋतुएं पाई जाती है? तो छठे का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जलवायु के आधार पर सिर्फ 3 ऋतुएं पाई जाती है। अगला है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को कितने जलवायु खंडों में बांटा गया है? तो राजस्थान को जो है यहाँ पे कितने खंडों में बांटा गया है? तो सातवें का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 खंडों में। ठीक है, आपको पता ही है कौन से है, BWHW, BSHW, CWG और AW, ये 4 जो है इस 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। पश्चिमी क्षेत्र के बारे में सबसे पहला कथन है, 2 कथन है, अपने को उसको जांच करनी है। पश्चिमी क्षेत्र क्या है? यह अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण अल्प वर्षा प्राप्त करता है, यहाँ शुष्क जलवायु है। पश्चिमी क्षेत्र की बात बिल्कुल सही बोली इन्होंने। अगला है पूर्वी भाग। अरावली के पूर्वी भाग में तापक्रम में प्रायः एक रूपता होती है, अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता है और सामयिक वर्षा है, इस कारण इस भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो दोनों ही कथन सही है। ठीक है ना, कथन 1 व 2 दोनों ही सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान में गर्मी के मौसम में चलने वाली शुष्क व अति गर्म हवाएं, लू की दिशा क्या रहती है? पश्चिम से पूर्व की ओर रहती है। तो आपको एक कमेंट करना ही है। आप सभी हमारे से जुड़ रहे हैं, आपको किस प्रकार का लग रहा है और क्या आपको कमियां लग रही है? आपको हर दिन एक नई कमी या एक नई खूबी बतानी है, ताकि हम उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट करते जाए। आप जैसे जैसे हमको हेल्प कर रहे हैं हम उस हिसाब से इसमें इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है, इससे आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है? तो 10वां जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा खंड है ऑप्शन नंबर ए, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 11। एरिडोसोल्स मृदा के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? तो एरिडोसोल्स मृदा के मुख्य क्षेत्र कौन से है? वो है ऑप्शन नंबर ए, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार किस जिले में है? ठीक है ना, तो वो है धौलपुर। ठीक है, और करौली को डांग की रानी कहते हैं, धौलपुर को डांग का राजा। डांग यानी बीहड़ भूमि और बीहड़ सर्वाधिक चंबल नदी के क्षेत्र में आते हैं, याद रखना। अगला है मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो इस समस्या का जो समाधान है वो है खेतों में जिप्सम का प्रयोग करो। किसका? जिप्सम का प्रयोग करेंगे ना तो खारापन और क्षारीयता जो है वो कम हो जाएगी। अगला है काली मिट्टी के मुख्य क्षेत्र। काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है मुख्यतः, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्वतः जुताई मिट्टी भी कहते हैं और वर्टिसोल इसका नाम है वैज्ञानिक। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, मतलब हारूती में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगले है बारा, कोटा, झालावाड़ तथा बूंदी जिलों में अधिकतर क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी? वही सेम, बारा, कोटा, झालावाड़, बूंदी। अभी मैंने आपको बताया था वर्टिसोल या काली मिट्टी, इसी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। अगला सवाल है पूर्णतः राजस्थान में, अब वो पूरी राजस्थान में ही बहती है, बहने वाली सबसे लंबी नदी नहीं है, ये नहीं है, गलती से नहीं छप गया है। ठीक है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नहीं नदी लिखना था इस जगह। ठीक है, तो वो है बनास। अगला है सम्मिलित कीजिए, इसमें आपको सम्मिलित करना है। लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो जवाई है। माही की सहायक नदी कौन सी है? सोम है। ए का जो है 3 है, ए का 3 सिर्फ इसी में है और बी का 4, सी का 1 है और डी का 2। ठीक है, साबरमती की सहायक नदी वाकल, माजम, हथमती यही है, और काली सिंध की परवन, ठीक है, आहू, ये सब है। अगला है चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो वो है जैसे चूलिया, जैसे चंबल, जैसे चित्तौड़। ठीक है, ये तीनों एक है। अगला है राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य में जंगली मुर्गे प्रसिद्ध है? तो जंगली मुर्गे कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो वो है माउंट आबू में। ठीक है, और सीता माता में क्या है? आप हमें कमेंट करके बताओ, सीता माता अभयारण्य में क्या चीज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, बहुत बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट मैं आपको सुनाऊंगा अभी कुछ सवालों के बाद। अगला है राजस्थान के प्रथम बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन कब किया गया? तो वो किया गया था मोदी जी के आने के बाद 2015 में। हालांकि मोदी जी ने नहीं किया था, पर याद करने की ट्रिक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। जिस क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत 25 सेंटीमीटर से कम है तो वहाँ किस प्रकार के वनों का बाहुल्य है? तो भाई जहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम है तो सीधी सी बात है वहाँ पे वो इलाका कैसा होगा? मरुस्थल जैसा होगा। और मरुस्थल में कौन सी पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? आपको पता है इसमें से रबी की फसल कौन सी है? तो 22 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, सरसों। चावल, मूंगफली, कपास, ये सब खरीफ की फसल है। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को शामिल किया गया है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है? मतलब जिसको राशन कार्ड में राशन में दिया जाता है, गेहूं, दाल, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों को। ठीक है,
अगला है क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। राजस्थान में शिशु मृत्यु दर व बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए राष्ट्रीय बाल साहित्य स्वास्थ्य कार्यक्रम ये कब प्रारंभ किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि बिल्कुल अभी प्रारंभ हुआ है 14 नवंबर 2024 में। शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर को कम करना है, इसलिए राष्ट्रीय बाल साहित्य स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है 14 नवंबर 2024 को। अगला है 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में किस चीज में कमी हुई है? लिंगानुपात बढ़ा है, ये तो नहीं है। जनसंख्या भी बढ़ी है, इसमें कमी नहीं है। जनसंख्या घनत्व भी बढ़ा है, निरक्षरता नहीं बढ़ी है, साक्षरता बढ़ी है, ठीक है। तो निरक्षरता में कमी हुई है। निम्न में से असुमेलित युग्म है, इनमें से असुमेलित कौन सा है? तो यूरेनियम कहाँ पे है? कोराडिया में है। तांबा कहाँ है? राजमहल में है। गुलाबी संगमरमर पर बाबरमहल में है। जिप्सम फलाना में नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। वे खनिज जिनमें राजस्थान का एकाधिपत्य है या एकाधिकार है वो कौन सा है? वो है जास्पर, तांबड़ा, सीसा, जस्ता, वोलेस्टोनाइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति का विमोचन कब किया गया? तो राजस्थान सौर ऊर्जा नीति का विमोचन कब किया गया? तो 2019 में किया गया, ठीक है। 28 का राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सौर वेधशाला की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान सौर वेधशाला की स्थापना जो है 1976 में की गई थी। अगला है राजस्थान में पवन ऊर्जा संयंत्र, प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था अमर सागर में, ये जैसलमेर में है अमर सागर। अगला है राजस्थान का पहला भूमिगत रेलवे ट्रैक, मतलब ऐसा रेलवे ट्रैक जो अंडरग्राउंड है, वो हुआ है जयपुर में, ठीक है। राजस्थान में केबल आधारित पुल मतलब तारों से जो बना हुआ है, टंगा हुआ पुल है, ठीक है, जिसको झूलता हुआ पुल भी कहते हैं। ये कहाँ पे और किस नदी पर है? ये चंबल नदी पर है और ये कोटा में है, आप सभी को पता है। 31 का जो सही, सॉरी 32 का जो सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 33, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो उस पर, ठीक है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में की गई थी। जगनिवास मंदिर व जगनिवास महल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस झील के अंदर बने हुए? तो 34 का जो सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, पिछोला झील। अगला है राजस्थान का हरिद्वार किस तीर्थ को कहा जाता है? तो ये मातृकुंडिया जो है चित्तौड़, ठीक है, इसको कहा जाता है राजस्थान का हरिद्वार। अगला है हवा महल की तीसरी मंजिल, कौन सी मंजिल? तीसरी मंजिल का नाम क्या है? तो विचित्र नाम है। तो मैं आपको 5 मंजिल है, उनके 5 के नाम बता देता हूँ। शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। ये देखो, ये पहली मंजिल है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है, पांचवी हवा महल 5वीं मंजिल है। तो आपको पता है पहली मंजिल का नाम शरद मंदिर भी और प्रताप मंदिर भी कहते हैं इसको। तो कई बार ये भी पूछा है कि जो प्रताप मंजिल है ये कौन सी मंजिल का नाम है? क्या नाम है? प्रताप मंदिर, और ये पहली मंजिल का ही नाम है, ठीक है। अगला है बागोर के उत्खनन में प्राप्त प्रस्तर उपकरण काल किस विभाजन के अनुसार कितने चरणों में विभाजित किया गया? मतलब बागोर में उत्खनन कितने चरणों में हुआ? तो आप नाम से देख सकते हैं, बागोर है मतलब 3, तो 3 चरणों में हुआ था, ठीक है, याद करने की ट्रिक है। अगला है काले एवं लाल रंग, ये मृद भांड किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? तो आपको पता है काले एवं लाल रंग की मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काले एवं लाल रंग की मिट्टी है जो मेवाड़ के साइड में पाई जाती है। तो ये मृद भांड भी वहीं से बनेंगे जहाँ इस प्रकार की मिट्टी है, तो वो है गिलुंड राजसमंद में, ठीक है। अगला है गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? 39 का जो है गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो 39 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है सी, ताम्रपाषाण युग, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40। पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है? तो रंग महल जो है वो हनुमानगढ़ में, और कालीबंगा भी हनुमानगढ़ में है। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी, बेराट किसकी राजधानी थी? तो वो थी मत्स्य राज्य की, राजस्थान में मत्स्य राज्य था। धींगा गवर या धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? यह है उदयपुर की। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43। पर्वतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो पर्वतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो तेजा जी की स्मृति में, और आज तेजा दशमी भी है, तो आप सब एक बार तेजा जी की जय कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44। देव प्रबोधिनी एकादशी ये कब बनाया जाता है? मतलब जब देवता उठ जाते हैं तो देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। तो जब फटाके ज्यादा फोड़ोगे तभी तो देवता उठेंगे, और ये उठेंगे कार्तिक शुक्ल की एकादशी को, जब दीपावली आएगी, ठीक है। तो आप फटाके छोड़ते हो, देवता उठ जाते हैं। अगला है राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? तो राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? तो 45 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो चैत्र माह में मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। अगला सवाल है ब्रज निधि के नाम से काव्य रचना कौन लिखता था? नाम क्या है? ब्रज निधि। तो 46 का जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, सवाई प्रताप सिंह जी। अगला है लंगा गाय की प्रसिद्ध है, कहाँ पे प्रसिद्ध है? उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में है, ठीक है ना। बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर जो पश्चिमी क्षेत्र है इनमें लंगा गाय की ज्यादा प्रसिद्ध है। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किसने किया? तो ये किया था श्री भूरीलाल जी ने, ठीक है ना, और ये शायद भरतपुर से स्टार्ट किया था। उदयपुर संभाग के भीलों का धार्मिक नृत्य क्या है? तो उदयपुर संभाग के भीलों का धार्मिक नृत्य है गवरी नृत्य। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50। हाड़ौती अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो हाड़ौती अंचल का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है चक्री नृत्य। कौन सा नृत्य है? चक्री नृत्य। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? किनकी? गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी, और आप सभी को पता है, आप बताइए कमेंट में कि मंडोर से भीनमाल में स्थानांतरित किसने की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको कमेंट करके ही बताना है, ठीक है, यदि आपको आ रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर 52 है बीकानेर नगर की स्थापना किसने की थी? तो बीकानेर नगर की स्थापना राव बीका ने की थी, लूणकरण ने नहीं की, और राय सिंह ने दुर्ग बनवाया था, राव जोधा ने नहीं की थी, जोधपुर की स्थापना की थी। मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा ने अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया, ठीक है। वैसे ही मारवाड़ के किस शासक ने कुंभा की तरह अपने साम्राज्य के पश्चात अनेक किलों का निर्माण करवाया था? तो 53 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, राव मालदेव ने भी बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 54। गांव में राज्य द्वारा वसूले जाने वाले राजस्व का हिसाब रखने वाले कर्मचारी को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था तफेदार। नया सवाल है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो गांव से जो राजस्व है, मतलब टैक्स लेते थे गांव से, तो उसका हिसाब कौन रखता था? तफेदार। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या राइट है आपको बताना है। एक राजा का दूसरे राजा के साथ किया जाने वाला पत्र व्यवहार रुपया कहलाता था? नहीं। मुगल बादशाह द्वारा अपने अधीनस्थ को जागीर प्रदान करने की लिखित स्वीकृति वाक्य कहलाती थी। राज्य द्वारा अपने अधीनस्थ को जारी किया जाने वाला आदेश फरमान कहलाता था। अब इनमें से कौन सा सही है? इन्होंने जो माना है वो है ऑप्शन नंबर बी, मंसूर। बादशाह की मौजूदगी में शहजादे द्वारा जारी किया गया सही आदेश मंसूर, ऐसा इन्होंने सही माना है। आपको क्या लगा इस प्रश्न में? कोई कमी है? आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन नंबर 56। वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत है? मतलब सबसे कम प्रतिशत में जनजातियां पाई जाती है, ऐसा जिला कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है 56 का ऑप्शन नंबर सी, नागौर। नागौर में बिल्कुल कम जनजातियां हैं। अगला है 57। राजस्थान में निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो,
ठीक है, घोषित किया गया है वो है कौन सी है 57 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर ए सहरिया। ठीक है, अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 58। वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाले राज्यों में राजस्थान का स्थान कौन सा है? राजस्थान ने सबसे पहले वन नीति घोषित की थी। ठीक है, वन एवं पर्यावरण नीति। राजस्थान में सबसे बड़ी शीशे की खान, शीशा जैसा आपने नाम सुना ही है और अब तो आपको याद भी आ गया होगा शीशे की खान कहाँ पे है, जावर उदयपुर में है। काठ का रेन बसेरा ये महल किस जिले में स्थित है? तो काठ का जो रेन बसेरा है ये है झालावाड़ में। अगला है कथोड़ी जाति जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? जहाँ पे कथा और खेर पाया जाता है। 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए उदयपुर और डूंगरपुर। 62 है मेवाड़ के 3 महाराणा जो अकबर के समकालीन थे। आप सभी को पता है उदय सिंह, प्रताप सिंह और अमर सिंह। अमर सिंह के टाइम भी अकबर था, प्रताप के टाइम तो था ही था, उदय सिंह के टाइम भी था। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने 63। धर्मत का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो धर्मत का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था औरंगजेब और दारा सिकोर के मध्य, दोनों सगे भाई थे और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था धर्मत का युद्ध। अगला है 64। मेवाड़ के इतिहास में शासन त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार किया, ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा किसने ली थी मेवाड़ में? ऐसी ली थी राव चुंडा ने। ठीक है, इसलिए मेवाड़ का भीष्म पितामह किसको कहते हैं? राव चुंडा को। एक थंबा महल कहाँ स्थित है? तो 65 का जो राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी जोधपुर में है। एक थंबा महल कहाँ है? जोधपुर में। जल विद्युत है, तापीय विद्युत है, आणविक ऊर्जा है, ये तीनों परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन पवन ऊर्जा है जो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 67। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है ये क्या कहलाता है? तो लिखावट में कठिनाई है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिस्ग्राफिया। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा कारक बच्चों में अधिगम समस्याओं के लिए उत्तरदायी होता है? अधिगम समस्याओं के लिए उत्तरदायी कौन होता है? जन्मजात दोष, ये भी उत्तरदायी होता है। जन्म के समय किसी तरह की कोई क्षति होती है तो भी उसको अधिगम में प्रॉब्लम होती है। औषधियों का घातक प्रभाव, ज्यादा औषधियां ले लिया, गलत औषधि ले ली तो भी उसको अधिगम में प्रभाव समस्या आएगी। ठीक है, तो चारों उसके ऑप्शन है राइट। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से अधिगम में आने वाली कठिनाई है, अधिगम में आने वाली कठिनाई कौन सी है? मंदग्राही शिक्षार्थी, शिक्षार्थी को जानने की समस्या, विद्यालय का वातावरण, ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें इसका राइट आंसर है। अधिगम में आने वाली सारी ये कठिनाई है। अब भाई बच्चा मंदग्राही है तो कठिनाई तो होनी है, और शिक्षार्थी को जानने की भी यदि समस्या हो रही है तो भी कठिनाई होगी, विद्यालय का वातावरण तो सबसे महत्वपूर्ण है। अगला है 70। अधिगम को प्रभावित करने वाले छात्र से संबंधित कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले छात्र से संबंधित कारक कौन सा है? तो छात्र को शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, छात्र की बुद्धि और रुचि, छात्र की पारिवारिक स्थिति, स्मरण शक्ति। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले क्या होंगे? उपरोक्त सभी। समायोजन एक प्रक्रिया है। 71 का जो राइट आंसर यहाँ पे इन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर 1 गतिशील प्रक्रिया है। कैसी है समायोजन? समायोजन एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, अगला है समायोजित व्यक्ति में कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो 72 का जो राइट आंसर होगा समयगत में अस्तित्व, कुंठा, तनाव, साहसी और समाधान युक्त व्यवहार। तो बिल्कुल साहसी और समाधान युक्त व्यवहार होगा तभी तो समायोजित व्यक्ति है। समायोजन दूषित हो जाता है, किससे दूषित होता है? भग्नाशा से, ठीक है, संघर्ष से, मानसिक तनाव से, उपरोक्त सभी से। तो 73 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन सभी से समायोजन दूषित होता है, मतलब समायोजन में प्रॉब्लम होती है। अगला है छात्रों के समायोजन हेतु विद्यालय में अध्यापक को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? ठीक है ना, ऐसा कौन सा कार्य अध्यापक को नहीं करना चाहिए जिससे बच्चों को समायोजन करने में सुविधा हो? तो 74 का जो राइट आंसर होगा व्यक्ति शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, ये तो करनी चाहिए। बालकों को संवेगात्मक स्थिति लाने का प्रयास करना चाहिए। छात्रों को कठोर दंड ये तो देना ही नहीं है किसी सूरत में। छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इनको कभी नहीं करना चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए किसी को। अधिगम की सफलता का आधार क्या है? प्रशंसा है, पुरस्कार, निंदा, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। ऑप्शन नंबर 4 से राइट होगा। अगला आपको 76। परीक्षा में असफल होने के कारण बालक द्वारा कठिन प्रश्न पत्र एवं परीक्षक द्वारा कॉपी ठीक से नहीं जांचना बताया गया। यह एक कुसमायोजन की कौन सी रक्षा युक्ति है? मतलब यदि बच्चा फेल होता है तो वो घर पे आके कहता है सर ने सही से कॉपी जांच नहीं की वगैरह, कोई भी बहाना बनाता है, तो ये किस प्रकार की कुसमायोजन की प्रवृत्ति है? तो 76 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी प्रक्षेपण। मतलब उसने किसी और पे प्रक्षेपित कर दिया है कि इसकी वजह से मैं फेल हुआ। निम्न में से किस भाषा के लिए कंपाइलर इस्तेमाल किया जाता है? तो कंपाइलर इस्तेमाल किसमें किया जाता है? तो वो किया जाता है उच्च स्तरीय भाषा के लिए। ठीक है, अगला सवाल है इंटरनेट साइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? तो इंटरनेट जो साइट है कोई भी उसका सबसे पहला मुख्य पेज जो होता है उसको हम सब क्या बोलते हैं? तो 78 का जो राइट आंसर है वो है होम पेज। हम यही बोलते हैं कि हमने उस वेबसाइट के होम पेज पे है, कोई भी आपको जो फॉर्म भरना होता है जो। अगला है HTML, इसका पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्क्सअप लैंग्वेज। इन्होंने गलत लिखा पर मार्क्सअप ऐसा होगा। ठीक है, अगला है ईमेल भेजने वाले के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास क्या चीज होगी कि आप सामने वाले को ईमेल भेज पाओगे? तो 80 जो है क्वेश्चन नंबर मॉडेम और टेलीफोन बिल्कुल होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन के बिना तो ईमेल होगा ही नहीं, और प्राप्त करने वाला का ईमेल एड्रेस नहीं होगा तो कनेक्शन से करेंगे क्या? तो ये सारी चीजें आपके पास होगी तब जाके आप उसको ईमेल भेज पाएंगे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 81। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन जब होता है जब सिंप्लेक्स और ड्यूप्लेक्स दो प्रकार का ट्रांसमिशन होता है। तो सिंप्लेक्स मतलब एक ही दिशा में, ठीक है, डाटा एक ही दिशा में संचरित होता है तो उसको सिंप्लेक्स कहते हैं। डाटा संचरित दो दिशा में होता है, मतलब एक बार जाता भी और वापस भी आता है तो उसको ड्यूप्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने वॉकी टॉकी सुना होगा जो पुलिस वालों के पास होता है, उसमें वो बोलते भी हो तो सामने वाला बोलता है वो भी वापस सुनाई देता है। तो इस प्रकार से ड्यूप्लेक्स और सिंप्लेक्स होता है। ठीक है, अगला है निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? 82 का अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो 82 का जो है अवकाश सही है, कौतूहल सही है, उन्नयन सही है, उल्लंघन नाम से तो कुछ होता ही नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 82 का जो ऑप्शन नंबर 4 सही है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो 83 में जो है व्यापार अवस्था भाववाचक है, बचपन भाववाचक है, मित्र तो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 84 में है कि सर्वनाम के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? मुख्यतः तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं मुख्यतः। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। जो करेगा सो भरेगा वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। तो इसमें जो सर्वनाम है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सो जब भी आए तो उसमें संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86।
कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी अनुशासन प्रिय है। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो जब प्रत्येक की बात है कि सभी की बात कर रहे हैं, प्रत्येक विद्यार्थी ऐसा है या गाँव के समस्त गाँव के प्रत्येक जो लोग हैं ऐसे हैं या समस्त लोग ऐसे हैं, तो ऐसा जब आए तो उसमें क्या आता है? भिन्नतावाचक विशेषण। अर्पित आम खा रहा है। 87 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो 87 का जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण सकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला है रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर जो है 88 का क्रिया के भेद कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। पत्रांक शब्द में संधि है, तो पत्रांक शब्द में क्या संधि है? 89 का तो राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ संधि। पत्र प्लस अंक, पत्रांक। एक दंत में निम्न में से कौन सा समास है? तो एक दंत हम किसे कहते हैं? तो हम एक दंत गणेश जी को कहते हैं, तो ये अन्य अर्थ बता रहा है, तो ये बहुव्रीहि होगा। तो 90 का तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बालू से तेल निकालना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बालू से तेल निकालना 91 का जो है राइट आंसर होगा असंभव कार्य करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 92, अरावली पहाड़ी की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई राज्य के किस भाग में है? तो सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई राज्य के किस भाग में है? 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी पश्चिमी। अगला है 93, राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है? तो राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है? 93 का जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिम में। कर्नल जेम्स टोड ने किस पहाड़ी को संतों का शिखर कहा है? तो 94 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, गुरु शिखर। और ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, पिछली बार रीड में पूछा जा चुका है। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाते हैं? तो मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह को मनसबदार कहते हैं। 96 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो आपको असत्य बताना है। युवा नेतन युद्ध समय को छोड़कर सेना को वेतन देने का कार्य करता था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगला है वाकिया नवी समाचार लेखक था। ठीक है, जब वाकिया आज ये वाकिया हुआ, आज ये वाकिया, ऐसा कौन बोलता है? समाचार लेखक। दारोगा एक टकसाल, राजकीय टकसाल पर नियंत्रण उसके संचालन करने का कार्य है। प्रांतीय दीवान, दरबार की घटनाओं को लिखता नहीं है प्रांतीय दीवान। साथ साथ समय प्रांतों की भूमि लगान संबंधी कागजात तैयार करना, ये प्रांतीय दीवान के काम नहीं है। अगला है मेवाड़ ने औरंगजेब के विरुद्ध मारवाड़ का साथ क्यों दिया? औरंगजेब के विरुद्ध मेवाड़ ने मारवाड़ का साथ क्यों दिया था? तो वो था औरंगजेब द्वारा राणा राज सिंह से जजिया मांगना। अजीत सिंह की माता मेवाड़ की राजकुमारी थी। राज सिंह ने दुर्गादास में अजीत सिंह को शरण दी थी। अगला है राज सिंह द्वारा औरंगजेब की इच्छा विरुद्ध वीरानगढ़ राजकुमारी से विवाह करना। तो उपरोक्त सभी है, वीरानगढ़ है, शायद किशनगढ़ है, चारुमती। अगला है 98, बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार निम्न में से खाद्य प्रसंस्करण स्थल व उत्पाद के बारे में कौन सा गलत है? ठीक है, तो कौन सा खाद्य प्रसंस्करण स्थल व उत्पाद गलत है? तो 98 में जो होने वाला आंसर, टमाटर मामला जयपुर में है, अनार बाड़मेर जालोर में है, संतरा झालावाड़ भीलवाड़ में है, लहसुन बारा में है। ठीक है, ये गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 99, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर कहाँ पे है? तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, देवारी में। अगला राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो 100 नंबर का सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, चमड़ा उद्योग में। चमड़ा उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग किया जाता है। आपको यदि सिलेक्शन चाहिए तो आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। इसके लिए कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? 101 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 62%। अगला है किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं? ठीक है, तो विशिष्ट से सामान्य किसमें अग्रसर होते हैं? 102 का जो राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि में। 103 है, शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? तो शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है 103 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, व्याख्यान विधि, जब गुरु शिष्यों को सिर्फ व्याख्या करते थे। स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास कैसे होता है? तो 104 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर बी, मौन वाचन से। अगला है भाषाई कौशलों का सही क्रम क्या है? तो भाषाई कौशलों का सही क्रम जो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये सीखना नहीं है, लिखना होगा। ठीक है, अगला है समाचार पत्र किस प्रकार की सामग्री है? तो समाचार पत्र किस प्रकार की सामग्री है? 106 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दृश्य सामग्री है। समाचार को सिर्फ देख सकते हैं, समाचार पत्र को सुन नहीं सकते, अखबार को। निदानात्मक परीक्षण के बाद जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है? 107 का जो राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण की। 108 मूल्यांकन की परिमाणात्मक या संख्यात्मक प्रविधियां कौन सी है? तो मूल्यांकन की परिमाणात्मक या शिक्षात्मक प्रविधियां सारी है, मौखिक, लिखित, प्रयोगात्मक। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 109, भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है? तो बालक सर्वप्रथम 109 का जो राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मातृभाषा को सीखता है। 110 गणित की तार्किकता की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? गणित की तार्किकता की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? तो 110 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, विशेषता नहीं है। बाकी सारी तो है ही, शुद्धता, परिणाम की निश्चितता, मौलिकता। अगला है क्वेश्चन नंबर 111, समझ अथवा बोध संबंधी प्राप्त उद्देश्य पूरा होता है जब छात्र क्या करे? 111 में क्या होगा? गणित के सूत्रों को सही से पहचान लगता है, गणित की परिभाषा को सही से बताता है, गणित की प्रक्रिया के क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। तब जो है प्राप्य उद्देश्य समझ अथवा बोध संबंधी प्राप्य उद्देश्य पूरे होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 112, गणित की प्रकृति और संरचना में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो 112 का क्या होगा? गणित की भाषा सांकेतिक है, गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं, गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है, गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। अगला सवाल 113, गणित विज्ञान का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि वह है? 113 का जो राइट आंसर होगा विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, तर्कात्मक सोच को विकसित करती है, व्यावहारिक जीवन में उपयोगी है, तो सभी होगा। ठीक है, अगला है 114, वह पद्धति जो विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से सोचने, विचारने और कार्य करने के लिए अवसर देती है, वह कौन सी पद्धति है? तो वह है प्रोजेक्ट पद्धति। विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के समय किसी प्रकार का चयन करते समय विद्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? 115 का जो राइट आंसर है ज्ञात से अज्ञात की ओर, निरंतरता, आसान से कठिन, सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए।
निम्न में से कौन सी विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास विकास करती है? 116 का क्या आंसर होगा? प्रयोगशाला विधि, अनुसंधान, प्रदर्शन, तीनों विधियों से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। विज्ञान शिक्षा में कार्यवाही से तात्पर्य है। कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? बच्चों द्वारा उत्तेजना के आधार पर गत्यात्मक क्रिया संपन्न करना, इसी को ही कार्यवाही कहते हैं। ठीक है, घर कार्य नहीं है, विद्यालय छुट्टी के बाद कार्यवाही, अध्यापक दंड दिया जाना, ये भी नहीं। ठीक है, तो पहला इसका ऑप्शन है बच्चों द्वारा उत्तेजना के आधार पर गत्यात्मक क्रिया संपन्न करना। अगला है, निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? वायु को सबसे अधिक प्रदूषित कौन करता है? 118 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है, निम्न में से कौन सा लवण अम्लीय लवण है? इनमें से कौन सा लवण अम्लीय है? तो सोडियम क्लोराइड, ये तो उदासीन है, सोडियम कार्बोनेट नहीं है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। ठीक है, जल की स्थायी कठोरता घटाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो जल की स्थायी कठोरता घटाने के लिए धावल सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से किस पदार्थ में क्रिस्टलीकृत जल के 7 अणु उपस्थित होते हैं? तो 121 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 1, फेरस सल्फेट। एनोडीकरण है, इसमें किस धातु की वस्तु का विद्युत अपघटन किया जाता है, किस धातु का लेप किया जाता है? तो 122 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। अगला है 123, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक, धातु भी और ऊष्मा की कुचालक भी हो? तो 123 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीसा। अगला क्वेश्चन नंबर 124, कौन सी धातु पानी की भाप के साथ अभिक्रिया करती है? 124 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जिंक। जिंक पानी की भाप के साथ अभिक्रिया करती है। 25, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस कौन सी धातु छोड़ती है? मतलब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस छोड़ेगी, ऐसी कौन सी धातु है? तो 125 का जो यहाँ राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? सबसे अधिक, ठीक है ना, 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थोरियम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से कौन सी गैस को स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस कहा जाता है? तो 127 का राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, जेनॉन। क्वेश्चन नंबर 128, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। 128 में क्या आएगा? सी खालिस्तान एंड नोवेल नाउ एडेज। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? 128 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इज राइटिंग। सी इज राइटिंग ए नोवेल नाउ एडेज, अभी इन दिनों वह नोवेल लिख रही है। खालिस्तान यूरोपियन विजिटेड आवर टाउन यस्टरडे। ठीक है, तो 129 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि ये यूरोपियन हो गया है तो आगे यू आ जाएगा। अगला आपको पता चल गया था, वन ग्रुप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस क्या? सेंट्राइज इज अ ग्रुप ऑफ जजों का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जूरी। अगला क्वेश्चन नंबर 131, सी खालिस्तान गो टू क्लब एट 6 PM डेली। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? सी गोज टू क्लब एट 6 PM डेली। ही खालिस्तान टेक हिज एग्जाम नेक्स्ट वीक। 132 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ही विल टेक, क्योंकि नेक्स्ट वीक आ गया, नेक्स्ट फ्यूचर टेंस। ही वेंट टू अमेरिका यस्टरडे, फिर यस्टरडे आ गया है। ठीक है ना, तो ये कौन सा टेंस है? 133 का जो होगा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सिंपल पास्ट टेंस। यू मस्ट हार्ड वर्क, यू मस्ट खालिस्तान हार्ड वर्क इफ यू वांट टू सक्सीड। 134 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यू मस्ट पुट इन हार्ड वर्क। अगला है क्वेश्चन नंबर 135, अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर राइज्ड इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? नर्सरी। ठीक है, अगला है द टीचर सेड आई एम बिजी नाउ। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बोलेंगे? 136 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, द टीचर सेड दैट ही वाज बिजी देन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 137, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। रेनो सेड दैट ही वुड राइट बुक्स, और इसका क्या होगा आंसर? रेनो सेड दैट ही वुड राइट बुक्स का क्या आप डायरेक्ट स्पीच क्या बनाओगे? ठीक है ना, 137 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, रेनो सेड आई विल राइट बुक्स, इसका ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है 34, ओरल अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच। अगला है 139, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। सबसे लेटेस्ट इनोवेशन कौन सा है? तो होगा कम्युनिकेटिव अप्रोच। रेमेडियल टीचिंग इज इन्वॉल्व्स, रेमेडियल टीचिंग में क्या क्या होता है? तो क्या होता है? 140 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, टेस्टिंग टीचिंग रीटेस्टिंग, मतलब टेस्ट टीच रीटेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल और डिवाइस एवोल्यूशन। 141 का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नया डिवाइस, ऑब्जर्वेशन डिवाइस, ज्योमेट्रिक डिवाइस, इकोनॉमिकल डिवाइस। ये जो है इकोनॉमिकल डिवाइस जो है कोई टूल या डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन डिवाइस, ऑब्जर्वेशन और ज्योमेट्री, ये तीनों डिवाइस के प्रकार है। ठीक है, एवोल्यूशन के लिए। अगला है 142, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। तो 142 का जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, 86। आपको सॉल्व करना है, मैं बस आंसर बता रहा हूँ। अगला है 143, 143, 1260 के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करो। 143 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला है 144, एक गमले और एक जग की कीमत 140 रुपये है। गमले की कीमत जग की कीमत के 6 गुना है, तो बताइए जग की कीमत कितनी है? तो 144 का जो राइट आंसर आप सॉल्व करोगे तो उसके बाद जो राइट आंसर आने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, 120। अगला है क्वेश्चन नंबर 145, 4 + 44/10 प्लस 404/100 प्लस 4444/10,000 का मान क्या होगा? 145 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, 12.8844। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 12.8844। एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी साइकिल को सी को 10% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने साइकिल के 2310 रुपये दिए हो तो एक लागत मूल्य कितने रुपए होगा? तो 140 को जब सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर 147 क्वेश्चन, प्रति वर्ष किस प्रतिशत दर पर 1800 की राशि 10 वर्ष में 2700 बन जाएगी? तो 147 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है 147 के हिसाब से
ऑप्शन नंबर 147 का सी। ठीक है, 5%। अगला है क्वेश्चन नंबर 148। दो संख्याओं का एलसीएम 460 और एचसीएफ 5 है, यदि इनमें से एक संख्या 55 है, दूसरी संख्या क्या होगी? तो 148 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर 60। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? 149 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेखाखंड। अगला सवाल है, लास्ट सवाल है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 मीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है, तो लंबाई 40 सेंटीमीटर है, इस बेलन का आयतन क्या होगा? तो 150 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 का सी, 1540। तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई प्रश्न आपको अगर पूछना है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।